शिवराज सिंह चौहान जी की ये हर एक मुमकिन कोशिश है कि इस नारे को इसके नतीजे तक ले जाया जा सके। प्रदेश की एक चौमुखी विकास हो और सभी को रोज़गार मिले, जिससे सभी लोग देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें और इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से फ़ायदा भी उठा सकें। मेक इन मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, एक दृढ़ संकल्प है। उनकी दूरदर्शिता, उनके प्रगतिशील विचारों को देवी सज्जनों अब आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगी और तालियों के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की। और उत्साह से सरोवार रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं, अब हम साथ हैं। भारत माता की। मंच पर विराजमान लोकसभा की अध्यक्ष, इंदौर से सांसद और मां अहिल्या देवी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हम सब की ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पधारे हुए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मीडियम जो उद्योग हैं, मंत्रालय है, उसके हमारे माननीय मंत्री, और सचमुच में वो मेरे बड़े भाई हैं क्योंकि वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले रहे। उनके कुछ वर्षों के बाद मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, तब से बड़े भाई और छोटे भाई का नाता बना रहा और मुझे विश्वास है कि वो उस नाते को लगातार निभाएंगे। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारी यशस्वी उद्योग मंत्री जो लगातार प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए, ऊर्जा से भरपूर हैं, आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, इंदौर के मेयर, प्रथम नागरिक, इंदौर के विकास के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है, आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी गण यहां मौजूद हैं, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, अलग अलग देशों से आए हुए रिस्पेक्टेड एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, टीम मध्य प्रदेश आपके सामने बैठी है और इस समिट में पधारे हुए मेरे उद्योगपति बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अंतःकरण की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत इसलिए कर रहा हूं आपका क्योंकि ये एमएसएमई है। मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख यूनिट है जो 13 लाख लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। मैं इसलिए आपका स्वागत कर रहा हूं। पिछले साल में लगभग 2 लाख हमारे लघु और कुटीर उद्योग नए खड़े हुए हैं, जो हमारे 2.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। लगभग 1 लाख खड़े हुए, 2.25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए आपका स्वागत कर रहा हूं कि लघु और कुटीर उद्योग है जिनमें अगर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट पे एक को रोजगार मिलता है। बड़े उद्योगों में तो 50 लाख पे एक को मिलता है, लेकिन ये छोटे उद्योग है जो 20,000 पे एक को रोजगार दे देते हैं। मैं इसलिए आपका स्वागत कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आप रीढ़ बन चुके हैं।
और इसलिए मुझे रहीम का वो दोहा याद आता है, रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसलिए आज आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेहमान हो, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आप टीम मध्य प्रदेश के अंग हो। यह समिट आपका है, यह समिट आपके लिए है। लेकिन यह भी याद रखना कि आपके द्वारे यह है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम सबके मन में एक ही तड़प है, एक ही लगन है, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ना है, एक नया मध्य प्रदेश खड़ा करना है, एक नया मध्य प्रदेश बनाना है। और हमने पिछले दिनों भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज वातावरण देश का बदल गया है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ऐसा लगता है जैसे सारा देश उत्साह से भर के अंगड़ाई लेके एक बार फिर खड़ा हो गया है। पालसी पैरालिसिस समाप्त हो गया। देश की प्रतिष्ठा और इज्जत दुनिया में कई गुना ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री जी के दौरे भूटान हो, नेपाल हो, जापान हो, या फिर चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का यहाँ आगमन हो, या फिर प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा हो, अब केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, वो ग्लोबल लीडर बन गए। भारत सरकार प्रोएक्टिव है। आज माननीय कलराज मिश्र जी आए, सौगातों का पिटारा भी लाए। भारत सरकार पूरे मन से हमारे प्रदेश की प्रगति और विकास में योगदान देना चाहती है। ऐसा मौका मिलेगा नहीं मित्रों। इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। यह संकल्प है सचमुच में। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य तो बना नहीं है, लेकिन अब केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा। आज तो मैं आत्मविश्वास से भरा होकर यहां खड़े होकर कहता हूं, दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश को बना के दिखाएंगे। और उसके प्रयास हमने प्रारंभ किए। पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मन में एक बात आती थी कि अगर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहां सड़क नहीं थी, यहां बिजली नहीं थी, यहां पानी नहीं था, खेती की हालत भी खराब थी, उद्योगों की हालत भी खराब थी। हमने प्रयास प्रारंभ किए, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। आज कलराज जी, जब पूरा देश बिजली के संकट से गुजर रहा है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8-9 साल पहले 3000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी मध्य प्रदेश में। आज 14,000 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है। हम सरप्लस पावर स्टेट की श्रेणी में पहुंच गए। लेकिन हमारे कदम यहां रुकेंगे नहीं। आने वाले 4 साल में 18,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में होगी। और अब तेजी से विंड और सोलर के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले साल के अंत तक 2,500 मेगावाट तो हम सोलर और विंड से पैदा कर लेंगे। अब बिजली की कमी नहीं है। सड़कों का जाल बिछाया है, पानी का इंतजाम किया है। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश में 27.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। और केवल यहां नहीं रुकेंगे हम, हमारे कदम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां से पानी हो सकता है हम पानी रोक रहे हैं, पानी लाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के हर एक अंचल में अलग अलग सिंचाई की योजना बनाई है। बड़े बांध बनाए, मध्यम बांध बनाए, जहां बड़े नहीं बन सकते वहां छोटे बांधों का जाल बिछाया है। और अब तो जब नर्मदा मैया का पानी बह के समुद्र में जा रहा था, ये मालव भूमि जिस पर हम बैठे हुए हैं, ताई हम विराजमान है, इस मालवा को वैज्ञानिक विशेषज्ञ कह रहे थे तो रेगिस्तान बन जाएगा। पानी 1000 फीट नीचे चला गया था। हमने कहा तरीका बताओ, हम कैसे रेगिस्तान बनने से रोक सकते हैं मालवा को। का तरीका एक ही है, नर्मदा जी के पानी को लाओ। अब जब नर्मदा जी के पानी को लाने की बात हुई तो 300 मीटर लिफ्ट करना था और लिफ्ट करके 90 किलोमीटर दूर लाना था। जब हमने चर्चा की तो लोगों ने कहा असंभव हो नहीं सकता। लेकिन अब असंभव शब्द अपने शब्दकोश में कहां है। जहां चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है।
और इसलिए हमने फैसला किया पानी लिफ्ट करेंगे और नर्मदा मैया के पानी को क्षिप्रा मैया में लाएंगे। और आज मैं प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि 14 महीने के अंदर हमने वो प्रोजेक्ट पूरा किया और नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा मैया में ला के छोड़ दिया। लेकिन केवल यही नहीं रुक रहे हम, नर्मदा जी का पानी गंभीर में आएगा, काली सिंध में आएगा, पार्वती में आएगा और मालवा को ताई सस्य श्यामलाम फिर से बना दिया जाएगा। कौन इसको रेगिस्तान बनने देगा? पानी केवल खेती के लिए नहीं, पानी उद्योगों के लिए, पानी पीने के लिए कैन वेतवा को जोड़ने का अभियान शुरू हो रहा है। उसमें अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी साथ में है। और इसलिए जितनी स्वाभाविक जो औपचारिकताएं पूरी करने में 2 राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में देर लगती है, वो लग सकती है। उधर बरगी डैम का पानी नर्मदा बेसन से लेके गंगा के बेसन में ले जाने का काम हम करेंगे। टनल बनने का काम चल रहा है, ठेठ नागौद तक नर्मदा जी का पानी वर्गी के माध्यम से जाएगा। उधर बाण सागर का पानी बिंद की तकदीर बदल रहा है। पिछले दिनों जो बुंदेलखंड में सिंचाई की योजनाएं और पानी रोकने के अभियान शुरू हुए, वो प्रयास अब रंग ला रहे हैं। कोई इलाका नहीं छोड़ेंगे, कोई इलाका छोड़ा भी नहीं है। खेती में आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है। जब हम पहले कहते थे कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, तो लोग मजाक समझते थे। लेकिन मेरे उद्योगपति साथियों को, लघु और कुटीर उद्यमियों को मैं बताना चाहता हूं, विकास के मामले में, विकास दर के मामले में, ग्रोथ रेट के मामले में आज हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य है तो अपना मध्य प्रदेश 11.08% की विकास दर हमने हासिल करके दिखाई है। उसमें निसंदेह आपका भी योगदान है। मैं उस योगदान के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन कृषि में तो चमत्कार हुआ है। बिफोर लास्ट ईयर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी 18.91%, लास्ट ईयर 20% और इस साल 24.99%। देश में नहीं, दुनिया में नंबर 1 मध्य प्रदेश। लेकिन अब केवल खेती से काम नहीं चलेगा। अकेली खेती सबका पेट नहीं भर सकती। हम कृषि को उन्नत बनाने के अभियान चलाते रहेंगे। अभी एक तरफ जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, वहां दूसरी तरफ हमारे कृषि क्रांति रथ गांव-गांव घूम रहे हैं। हम क्रॉप पैटर्न बदलेंगे। हमारा गेहूं, हमारा धान, वो तो दुनिया में धूम मचा रहा है। लेकिन मालवा का आलू भी चमत्कारी है। इससे अच्छा आप चिप्स और कहीं बन नहीं सकते। अब हम खेती के कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। इसलिए खेती पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों का जाल फैले। सचमुच में अब कृषि से साथ बढ़ाते हुए हम उद्योगों की तरफ आना चाहते हैं। और सचमुच में मेरे सामने जापान का उदाहरण है, चीन का उदाहरण है, दक्षिण कोरिया का उदाहरण है। एक जमाना था 70 के दशक में, जब 70% से ज्यादा आबादी इनकी केवल खेती पर गुजारा करती थी। समृद्धि नहीं थी, गरीबी बहुत थी, लेकिन कृषि से उद्योगों की तरफ वो आए। आज केवल 3% आबादी खेती पर निर्भर करती है, बाकी उद्योग और दूसरे कामों में लग गए। उन्होंने अपने देश की हालत बदल दी। हम मध्य प्रदेश को बदलना चाहते हैं। इसलिए अकेली खेती नहीं, अब खेती से उद्योगों की ओर। और इसलिए हम ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल फैलाना चाहते हैं। ये बात सच है कि बड़े बड़े उद्योग हम लाना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। हम लाएंगे। और मुझे कहते हो खुशी है कि कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने हिंदुस्तान का तो हर बड़ा औद्योगिक घराना आ रहा है। सारे बड़े बिजनेस हाउसेज कल इंदौर की धरती पर होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो अनुपस्थित होगा। सारे के सारे हमारे वो साथी आ रहे हैं। बड़े उद्योग तो लाएंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लघु और कुटीर उद्योग। आज जो उद्योग है वो कैसे बेहतर चले, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हम ठीक ढंग से कर पाएं, इस बात की हम कोशिश करेंगे। इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे। आपसे चर्चा हुई है, कई तरह की समस्याएं आपने बताई है। उन समस्याओं का भी समाधान निश्चित तौर पर करने का काम होगा। लेकिन आप सबको मैं एक अपील करना चाहता हूं, लघु और कुटीर उद्योग। सचमुच में मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता हमारे नौजवान केवल नौकरी मांगने वाले क्यों बने, ये नौकरी देने वाले क्यों नहीं बन सकते। मैं मध्य प्रदेश आपको उद्यमियों को भी कहना चाहता हूं, आपको आह्वान करना चाहता हूं, आप लगाइए पूंजी, विश्वास के साथ लगाइए।
बिना किसी संदेह के लगाइए। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूंजी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, बेकार नहीं होने दूंगा। हम भरसक प्रयास करेंगे, सफलता आपके कदम चूमे। लेकिन यशोधरा राजे जी जैसा बता रही थी, नौजवान यहाँ के कैसे उद्यमी बने, उद्यमता का गुण हम पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए हमने कई नई नई योजना बनाई है। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मैंने नौजवानों को कहा मध्य प्रदेश के आओ, उद्योग लगाओ। मुझे बच्चों ने कहा कि बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे उद्योग लगाना बड़ा आसान हो, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, 4 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी चाहिए, हम मदद करेंगे, देंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग की जरूरत है। आपके उत्पाद की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तीसरी चीज होती है मार्केट की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज पूंजी की। मैंने मध्य प्रदेश के बच्चों से कहा, उन्होंने मुझे पूछा, बच्चे मुझे मामा कहते हैं, मुझे पूछा मामा ये तो बताओ, कह तो दिया उद्योग लगा लो, लेकिन उद्योग लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएंगे? हमने कहा बैंक देगा। कह बैंक गारंटी मांगते हैं, और गारंटी देने के लिए अगर पैसा होता तो हम यहाँ चक्कर क्यों लगाते? हमने लघु उद्यमी योजना बनाई है नौजवानों के लिए। उसमें तय किया है कि बाकी चीजों में तो हम सहयोग करेंगे ही, लेकिन 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी लोन के रूप में बैंकों से मिले, इस बात का इंतजाम करेंगे। बैंकों ने भी वही बात कही कि गारंटी कौन लेगा? तो हमने कहा बच्चों से कि चिंता मत करो, बैंक तुम्हें लोन देगा, और लोन को वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेने का काम करेगी। नौजवान आए, हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनाई। उसमें छोटे मोटे काम खड़े किए जा सकते हैं, और एक बार अगर इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया तो फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं, राहें अपने आप बन जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेक इन इंडिया। दुनिया के उद्योगपतियों को आह्वान किया है, आओ हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगाओ और हिंदुस्तान में माल बनाओ, यहाँ के बच्चों को रोजगार दो, और दुनिया भर में यहाँ से माल बेचने का काम करो, एक्सपोर्ट करने का काम करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, मेक इन इंडिया के आपके सपने को हम साकार करेंगे, और इसके लिए हमने नारा दिया मेक इन एमपी। एमपी में बनाओ, मध्य प्रदेश में बनाओ, मध्य प्रदेश में बनाओ। मैं कहना चाहता हूं क्लस्टर डेवलपमेंट का जो हमारा विचार है, जो आज का विचार नहीं है, क्लस्टर डेवलप करने की बात करते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट करने का विचार तो भारत की माटी में, भारत की जड़ों में दुनिया आज सोच रही, लेकिन हमारे यहाँ तो पुरानी व्यवस्था आप देख लीजिए। सराफा बाजार, लोहा बाजार, कपड़ा बाजार, नमकीन बाजार, और रात में अगर खाना हो तो यहाँ सराफा। हमारे यहाँ तो पहले से ही क्लस्टर डेवलप करने का काम किया है। और ये क्लस्टर, अगर एक सराफा बाजार में एक चीज आप लेने जाएं आपको नहीं मिले तो कह रहे 1 मिनट रुको, अभी मंगा के देता हूँ। बगल पड़ोस की दुकान से मंगाया और ला के दे दिया, ग्राहक बिगड़ने नहीं दिया, ग्राहक का काम भी चल गया। ये क्लस्टर डेवलपमेंट का मंत्र भारत का वर्षों पुराना मंत्र है, लेकिन क्लस्टर डेवलपमेंट हमने किए हैं भारत में पहले। एक बात मैं जरूर हमारे उद्यमी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप जो चीज बनाते हो गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो बनाते हो वो केवल आप नहीं बनाते, केवल आपका उत्पाद नहीं है, वो मध्य प्रदेश का उत्पाद है। मैं मध्य प्रदेश की जो विश्वसनीयता है, और एमपी वीट, मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में जा रहा है, मध्य प्रदेश का बासमती राइस आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। वैसे ही एमपी का प्रोडक्ट हो तो देखते ही कहें कि नहीं ये तो मेड इन एमपी है, ले लो, आंख बंद करके ले लो, यहाँ गड़बड़ की संभावना नहीं हो सकती। हमारा प्रोडक्ट की विश्वसनीयता और क्रेडिट कैसी, मुझे पुराने जमाने की बात याद आती है। पुराने जमाने में अगर किसी को पैसा लेने होते थे तो विश्वास उनका इतना प्रखर और गहरा होता था कि पैसा किस चीज के बदले में ले, तो कहते थे ये मूछ का बाल रख के चला जाता हूँ, ये मूछ का बाल रख लो और मुझे पूंजी दे दो। और उसकी विश्वसनीयता इतनी थी कि उसी के आधार पर पूंजी मिल जाया करती थी। हमारे प्रोडक्ट की विश्वसनीयता इस स्तर की चाहिए मित्रों, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं। सचमुच में मध्य प्रदेश का उत्पाद ऐसा हो कि देखते ही बिक जाए, उस दिशा में हमको निश्चित तौर पर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। कई तरह की समस्याएं,
हमारे मित्रों ने पिछले दिनों जब मैंने चर्चा की तो मुझे बताया कि कुछ समस्याएं ऐसी है कि जिनका समाधान बड़ा ज़रूरी है। मैं आज कहना चाहता हूं, हम उन समस्याओं का भी समाधान पूरी प्रामाणिकता के साथ करेंगे। मैंने ये तय किया है, हमारी टीम ने तय किया है। पिछले दिनों लेबर लॉज के बारे में हमसे कई उद्यमियों ने बात कही थी कि लेबर लॉज के कारण और उनकी जटिलताओं के कारण इंस्पेक्टर राज का मुकाबला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कई तरह की कठिनाइयां हमारे सामने आती है। हमने तय किया है कि अब सभी जितने उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन और मात्र एक रिटर्न जमा करने की योजना लागू की जाएगी। केवल एक रिटर्न जमा करना होगा, नहीं तो निरीक्षण करेंगे। कौन आ रहे हैं? लेबर इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, वो निरीक्षण करते रहे और कई बार निरीक्षण करते करते निरीक्षण ऐसे हो जाते हैं जो कई बार उलझा के चले जाते हैं। हम ऐसे निरीक्षणों से मुक्ति देना चाहते हैं और इसलिए कठिन प्रक्रिया से और ऐसे निरीक्षणों से मुक्ति दे दी जाएगी। श्रम कानूनों में भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय सीमा में हो जाए। अब रजिस्ट्रेशन होना है तो उसमें ज़्यादा समय क्यों लगना चाहिए, अनावश्यक समय क्यों जाना चाहिए। अब हमने तय किया है कि जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में अगर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय सीमा में जारी नहीं किया गया श्रम कानूनों के अंतर्गत तो वो अपने आप जारी मान लिया जाएगा, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आज उद्योगपति इंतजार नहीं कर सकता, इंतजार करेगा तो पीछे नहीं रह जाएगा। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, हम तेज गति से दौड़ना चाहते हैं और इसलिए हमने तय कर दिया है कि स्वतः जारी हो जाएगा। हमने ये भी तय कर दिया, 16 जब मैंने देखे तो मेरी भी आंखें फटी रह गई। 16 श्रम अधिनियम थे और उसके अंतर्गत 61 रजिस्टरों को संधारित करना पड़ता था। अब वो उद्योगपति बेचारा रजिस्टर संभाले कि उद्योग संभाले, जितना समय उद्योग संभालने में लगता था उससे ज्यादा रजिस्टर संभालने में लग जाता था। एक भी गड़बड़ कहीं नहीं हो जाए, गड़बड़ हो गई तो उलझ जाएंगे। और इसलिए अब तय कर दिया है 61 रजिस्टरों के स्थान पर मित्रों केवल एक रजिस्टर संधारित आपको करना पड़ेगा। एक रजिस्टर पर्याप्त है। आज के जमाने में काय के लिए 61 रजिस्टरों की जरूरत है, उसकी व्यवस्था हमने कर दी है। और 13 प्रकार के रिटर्न, जब मुझे बताया कि साहब 13 तरह के रिटर्न भरते हैं, ये रिटर्न भैया कौन से, मैंने कहा 13 तरह के, ये रिटर्न पूरे समेट के एक रिटर्न में 2 रिटर्न में क्यों नहीं किए जा सकते। अब मैं आपको ये शुभ समाचार दे रहा हूं, अब हमने फैसला किया है 13 तरह के रिटर्न समाप्त, केवल 2 तरह के रिटर्न आपको भरने पड़ेंगे, उससे भी मुक्ति देने का हमने फैसला किया है। जो लेबर लॉज थे, श्रम कानून, माइक्रो इंडस्ट्रीज को कई बार वो खा जाते थे। हमने 9 जो लेबर लॉज से श्रम कानून थे, माइक्रो इंडस्ट्रीज को उससे छुट्टी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ऐसे जो 9 कानून थे उनसे मुक्त मित्रों आज हमने ये फैसला कर दिया है। उनके मकर जाल में आप नहीं उलझोगे। हमने ये भी तय किया है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट तब लागू होगा जब कम से कम 50 श्रमिक होंगे। अभी 20 में ही लागू हो जाता था। अब छोटी सी तो इंडस्ट्री बेचारी, माइक्रो इंडस्ट्री, उसी में लगातार परेशान होना पड़े और इसलिए उसकी संख्या बढ़ा के हमने 50 कर दी है। मैं मानता हूं कि कहीं और भी अगर कोई सुधार की जरूरत होगी तो हम साथ हैं, ये सरकार साथ है। हम कानूनों के जाल से भी मुक्ति देंगे, हम इंडस्ट्री चलाने के रास्ते को साफ करेंगे, हम उसमें आने वाली बाधाओं को हटाने का काम करेंगे। हमने कुछ और फैसले किए। अब लगातार मुझसे कह रहे थे हमारे लघु उद्यमी कि साहब बड़ों पे फोकस ज़्यादा रहता है, बड़ों पे फोकस, इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि छोटों को हम भूल नहीं सकते क्योंकि वो हमारी अलग तरह की ताकत है। और इसलिए एक मंत्रालय में जब ये सब चीज़ें होती है तो सचमुच में फोकस हो जाता है बड़े उद्योगों पे। केवल बड़ों पे ध्यान दो, स्वाभाविक रूप से ध्यान उन पे जाता है। लेकिन आज ताई और कलराज मिश्र जी आज बैठे हुए, हम ये फैसला कर रहे हैं, हम जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है उसके लिए अलग मंत्रालय का गठन करेंगे। एक अलग मंत्रालय बनेगा जो केवल लघु पे ध्यान देगा,
लघु बड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसलिए ये फोकस करेगा आपके ऊपर, आपकी इंडस्ट्री ठीक चले, आपकी समस्याओं का समाधान हो, आने वाली बाधाएं दूर हो। इस दिशा में हम काम करेंगे, और इसलिए हमने एक अलग मंत्रालय गठित करने का फैसला किया है। मित्रों, एक फैसला और हमने किया है, और वो फैसला है वेंचर फंड की स्थापना का फैसला। 100 करोड़ रुपए की राशि से हम वेंचर फंड स्थापित कर रहे हैं, तत्काल स्थापित कर रहे हैं। और ये वेंचर फंड इसलिए कि इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। किसी उद्यमी के दिमाग में आया, किसी नौजवान के मन में आया कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास पूंजी की व्यवस्था होती नहीं है, और कई बार पूंजी के अभाव में आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये स्थिति अब हम नहीं रहने देंगे। इस वेंचर फंड के माध्यम से अगर कोई उद्यमी इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, आकर्षक बिजनेस का कोई प्रपोजल लेके आता है, तो इस वेंचर फंड से उसके लिए इक्विटी के रूप में पूंजी की व्यवस्था की जाएगी, और इस पूंजी से वह अपना उद्योग खड़ा करे। जब खड़ा कर लेगा तो इक्विटी वापस लौटा देगा, और हम वो जो पैसा है वो किसी दूसरे उद्योगपति को दे देंगे। पैसा आपके मार्ग में अगर प्रतिभा है तो हम बाधा नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर। इसलिए वेंचर फंड की स्थापना का फैसला हमने किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम अलग अलग इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित करने का काम कर रहे हैं। 27 नए औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। अभी हमने लैंड पूल की जो हमारी पुस्तिका है उसका विमोचन करने का काम किया है। तेजी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलाकों में डेवलप करेंगे। अलग अलग कॉरिडोर जिनके बारे में अभी यशोधरा जी चर्चा कर रही थी, वो अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। लेकिन लघु और कुटीर उद्योगों के लिए मिनिमम, मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर रहा, हर इंडस्ट्रियल स्टेट में मिनिमम 20% जो लैंड है वो हम आरक्षित करके रखेंगे। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है उसकी सीमा नहीं है, ताकि ज़मीन की उपलब्धता आपके लिए बढ़ जाए। एक फैसला हम और आज कर रहे हैं, बड़े उद्योग पर आधारित एंसिलरी यूनिट्स आती है, छोटी छोटी इकाइयाँ आती है, छोटी छोटी यूनिट आती है। अब बड़े उद्योग को तो हम सहूलियत दे देते हैं, लेकिन एंसिलरीज को सहूलियत नहीं मिल पाती, सुविधा नहीं मिल पाती। और इसलिए मेरे मित्रों, हमने फैसला किया है कि अपने उत्पाद का किसी भी बड़े उद्योग पर आधारित छोटे एंसिलरी यूनिट अगर स्थापित होते हैं जो अपने उत्पाद का 75% बड़े मदर यूनिट को बेचते हैं, तो उन छोटी एंसिलरी यूनिट को भी वही वित्तीय सुविधाएं और रियायतें दी जाएगी जो कि मदर यूनिट को दी जाती है, ताकि छोटे खड़े हो सकें। और इसलिए हमने ये फैसला किया है, हमने ये भी फैसला किया है कि बड़े उद्योग छोटों को जो सप्लायर हैं उनको अपनी ज़मीन भी आवंटित कर सकते हैं, भूमि सबलीज कर सकते हैं, ताकि उसी प्रांगण में उनको भी ज़मीन मिल जाए। इससे छोटे यूनिट्स को ज़मीन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ये पॉल्यूशन कंट्रोल का मामला, ये भी कई बार दिक्कत दे देता है। हमने तय किया है कि अगर लघु और मध्यम उद्योग भी बड़े उद्योगों की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी कैपिटल सब्सिडी देने का काम करेंगे। और अगर मिलकर कोई करना चाहते हैं, लघु उद्यमियों का कोई समूह अगर सामूहिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, तो उनको भी कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि मिलके भी वो लगाने का काम कर सके। एक बात हम और कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो ब्याज अनुदान की सीमा 20 लाख थी, उसको बढ़कर 35 लाख करने का फैसला हमने लिया है। 35 लाख रुपए तक उनको ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कई उद्यमियों ने मुझे एक और चीज़ कही कि जो बेड की प्रतिपूर्ति आप करते हो उसमें 2 साल 3 साल कई बार लग जाते हैं। अब हम इस स्थिति को बदल रहे हैं। हमने फैसला किया है कि बेड की प्रतिपूर्ति में विलंब नहीं होगा। कुल जमा कर की पुष्टि के आधार पर 75% तत्काल उसको लौटा दिया जाएगा। 75% हम तत्काल लौटाएंगे। 25% राशि जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण करने के पश्चात लौटाई जाएगी, ताकि 75% आपको मिल जाए। मित्रों, हमने ये भी तय किया है कि उद्योगों में अपात्र उद्योगों की जो संख्या थी, अब अपात्र कब तक रहेंगे? हम कहे इसकी संख्या घटाने का काम करो, जो जरूरी उन्हीं को अपात्र रखो, बाकी सबको पात्र बना दो। तो अब हमने तय किया है
कि अपात्र उद्योगों की संख्या 52 से घटा के 19 कर दी जाएगी और इसका भी हम लगातार परीक्षण करते रहेंगे। हमने एक फैसला और किया है कि पूर्व में जिलों को हम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला मानते थे, वहाँ कोई विशेष पैकेज देते थे। अब कई जिलों की यह स्थिति है कि एक हिस्से में तो उद्योग लग गया। अब रायसेन जिले में अगर लें तो मंडीदीप में उद्योग लगा है, लेकिन बेगमगंज में, उदयपुरा में, बरेली में कुछ नहीं है। तो हमने अब ये फैसला किया है कि हम अब पिछड़ा जिले को नहीं, ब्लॉक को मानेंगे, और जो ब्लॉक पिछड़ा है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको विशेष सुविधाएं देने का काम करेंगे पिछड़ा घोषित करके, ताकि उन पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगपति जाए जहाँ आज तक उद्योग नहीं लगा। इससे उद्यमियों को भी लाभ होगा और जो उद्योगों की दृष्टि से पिछड़े जिले हैं उनको भी हम लाभ देने का काम कर पाएंगे। मैंने पिछले दिनों चर्चा की तो मुझे बताया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कई तरह की समस्याएं आ रही है, उद्योगपति दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमने अब फैसला किया है कि जो सहमति का आवेदन देती है, वो सहमति का आवेदन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, एक तो होता ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद भी कागज लेके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाओ। अब ये कौन सी बात हुई, पहले लेके जाओ फिर ऑनलाइन कर दो फिर बाद में चक्कर लगाओ। मैंने कहा ये कौन सी ऑनलाइन है, इससे तो ऑफलाइन ही भली थी। अब हमने कहा कि अब ये ऑनलाइन नहीं चलेगी, अब सीधी सीधी एक ही ऑनलाइन होगी कि जिसमें हमने तय किया है कि अगर आपने आवेदन दे दिया और दस्तावेज उपलब्ध करा दिए तो बोर्ड द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके 45 दिनों के अंदर 45 डेज के अंदर सहमति जारी कर दी जाएगी। आपको चक्कर वहां जाके नहीं लगाने पड़ेंगे किसी भी हालत में। हमने यह भी तय किया है कि लघु श्रेणी के 544 प्रकार की इकाइयों को हमने चिन्हित किया है, जिनके सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आप जमा करेंगे और उसी के आधार पर सहमति जारी हो जाएगी, बोर्ड में नहीं जाना पड़ेगा। और ये 544 में और भी प्रकार अगर जुड़े तो वो भी हम जोड़ने का काम करते रहेंगे। एक बात और है, इकाइयों को जारी सहमति का हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है, हर साल। ये हर साल काय के लिए, हर साल क्यों जाए, हर साल की जरूरत नहीं है। हम तय कर रहे हैं कि सहमति पत्र उद्योगों की श्रेणी के हिसाब से 5 से लेके 15 साल के लिए वैध होगा, कम से कम 5 साल। ये हर साल क्यों जाएं भाई, लगा लिया उद्योग, अब हर साल चक्कर लगाएं कि तुम्हारा उद्योग चलाएं, कम से कम 5 साल। और अगर 5 साल नहीं है, कोई अलग तरह की इंडस्ट्री है, तो 15 साल में एक बार ले लो, ताकि अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े आपको। हमने ये भी फैसला किया है, कई इकाइयों के सामने ये समस्या है कि समय पर सहमति उन्होंने प्राप्त नहीं की है, और सहमति प्राप्त करने के बाद उन पर जो ड्यूज है वो काफ़ी हो गया है। हमने तय किया कि इन इकाइयों को बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाएगा और इसी माह ऐसी इकाइयों को आवेदन देने के निर्देश जारी करेगा बोर्ड, जो विलंब के कारण देय शुल्क दे नहीं सके हैं, उनका वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। एक बार में सारा मामला निपट जाए तो पुराना निपट जाए, बाकी समय पर हो जाए, इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे। फूड और ड्रग कंट्रोल विभाग की अनुमति और लाइसेंस, ये भी बड़ा कठिन काम बन गया था, मुझे बताया। इसके लिए भी चक्कर, फार्मा जो हमारा सेक्टर है, मुझे बताया कि इसमें भी दिक्कत और परेशानी होती है। इसलिए हमने तय किया है कि हम जितनी भी व्यवस्था फूड और ड्रग कंट्रोल विभाग की अनुमति तथा लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देंगे, और जब तक ये व्यवस्था ऑनलाइन नहीं होगी तब तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईमेल के माध्यम से इस व्यवस्था को किया जाएगा। जल्दी ऑनलाइन, इस साल के अंत तक या जनवरी से हम ऑनलाइन व्यवस्था कर लेंगे। और ड्रग कंट्रोलर द्वारा जो जारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसका जो प्रमाणीकरण है, सर्टिफिकेशन, इसमें भी मुझे पता चला कि काफ़ी देर लगती थी। हर साल काय के लिए, हर वर्ष काय के लिए, अब हर साल नहीं, केवल 5 साल में एक बार इसको लेना पड़ेगा। 5 साल में एक बार लें और छुट्टी पाएं, अपना काम करें। अगर कोई इकाई कोई नया उत्पाद बनाना चाहती है और उसके लिए लाइसेंस चाहती है तो उसमें भी दिक्कत काय के लिए। अगर नए उत्पाद के लाइसेंस को सम्मिलित करने का आवेदन दिया जाएगा तो 5 दिन में इसका निराकरण कर दिया जाएगा, केवल 5 डेज, 5 दिन में इसका निराकरण करने का काम करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जिन प्रकरणों में भारत सरकार से पहले से ही एनओसी लेनी पड़ती है, उनमें तो 3 दिन में ही
ये अनुमति जारी कर दी जाएगी। अब भारत सरकार ने एनओसी दे दी, यहाँ फिर काहे के लिए वेट करें, यहाँ क्यों चक्कर लगाएं? और इसलिए ये फैसला भी हमने किया है। और इसी तरह इकाइयों द्वारा जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है उसमें भी समय काफ़ी लग जाता है, अब उसको 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। ये फैसला भी हमने किया है। लेकिन एक बात और, आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये क्रांतिकारी कानून बनाया है। और उस कानून के अंतर्गत हमने तय किया है कि हर काम की समय सीमा हम तय करेंगे। और निर्धारित समय सीमा में काम करने वाले अधिकारी, पदाविहित अधिकारी जिनका हमने नाम दिया है, वो तय होंगे। और अगर उस समय सीमा में जिम्मेदार अधिकारी ने काम करके नहीं दिया, मान लीजिए कोई काम 3 दिन में होना है, अगर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट 3 दिन में दिया जाना है, लेकिन 3 दिन में अगर नहीं दिया गया तो चौथे दिन संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। वो जुर्माना उसकी सैलरी से काटा जाएगा और हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से होगा उसको देने का काम किया जाएगा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, ये मैंने जितनी समय सीमा बताई है उसको पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत लाके हम कानून ही बना देंगे, तो सारे चक्कर मित्रों समाप्त हो जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके कारण आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मित्रों, एक बात और मैं सोचता हूं, हमारे SMEs जो निर्माण करती है, उनके जो उत्पाद होते हैं, उस उत्पाद के लिए बाजार चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, इसके बाद दुनिया में भेजा जाए। लेकिन दुनिया में हमारे लघु और कुटीर उद्यमियों के सामान को अगर हमें भेजना है तो उसके लिए उनको सहयोग करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मैं इसका दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। यह भी केवल सरकारी खरीदी करता है। अब केवल सरकारी खरीदी उसकी जिम्मेदारी तो वो तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ दायरा बढ़ाकर लघु उद्योगों में निर्मित उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में विपणन का काम भी सौंपने का हम काम करेंगे, ताकि हम एक्सपोर्ट करने में भी मदद कर सकें। मार्केट देने की जो बात कही है उसमें हम आपको मदद करने का काम कर सकें। मित्रों, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जो दिमाग में आए थे पिछले दिनों हमने करने का काम किया है। मैं आज आप सबको 2-3 चीज़ें और कहना चाहता हूँ। एक, हमने ये भी सोचा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन कर दिया जाए। ये बोर्ड इसलिए कि साल में कम से कम 3 बार इसकी बैठक हो, आपके प्रतिनिधि इस बोर्ड में सम्मिलित हो और समय पर समस्याएं हमारे सामने आ जाए, ताकि हम उनका निराकरण करते जाएं और आप विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। मैं आज आप सबको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं मित्रों कि मध्य प्रदेश टेक ऑफ कर चुका है। हम लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, विकास की उड़ान, प्रगति की उड़ान। मध्य प्रदेश में कोई बच्चा बेरोजगार ना रहे, हर हाथ को काम मिले। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे, माननीय कलराज जी, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। माननीय कलराज जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, हम अपने बच्चों को स्किल्ड करना चाहते हैं। हमारे बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है, केवल उनको हुनर सिखा दो, केवल उनको हुनर सिखा दो। हम मध्य प्रदेश में ITI को अपग्रेड कर रहे हैं, नई ITI खोल रहे हैं, PPP मोड पे ITI खोल रहे हैं। लेकिन आप भारत सरकार की तरफ से हर एक जिले में एक और ऐसा संस्थान दे दो कलराज जी, ताकि हम अपने बच्चों को और तेजी से स्किल्ड कर सकें। उसकी मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। इंडो जर्मन टूल रूम जो हमारे यहाँ है, अब एक तो इंदौर में है ही, उसका विस्तार कर दें। और आप आए हैं तो 1-2 नए और दे जाओ कलराज जी। आप जैसे उदार हृदय के मंत्री हमें मिले हैं, जिनका आत्मीयता का नाता मध्य प्रदेश की इस धरती से है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें निश्चित तौर पर निराश नहीं करेंगे। आपसे चर्चा हुई है तो आपने कहा नहीं, मैं भी कुछ सोच के आया हूँ, वो आप बताने वाले ही हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और मित्रों, 3-4 चीज़ें और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत बनाने का आह्वान किया है। उस स्वच्छ भारत बनाने के काम में आप सबकी भागीदारी चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, मिलेगा? स्वच्छ भारत बनाएं, जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको हम साकार करने का काम करें। और जब आप कोई नया उत्पाद तैयार करें, नए उत्पाद का प्लान बनाएं, तो उसके साथ साथ कम से कम 10 पेड़ भी लगाएं। वो 10 पेड़ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका व्यापार और उद्योग भी बढ़ता जाएगा।
पेड़ लगाने का काम हाथ में लें और उसके साथ साथ बेटी बचाने का जो अभियान हमारा है मध्य प्रदेश का, बेटी बचेगी तो देश बढ़ेगा, बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। एक नहीं कई आह्वान हमने किए हैं, बेटी बचाओ के पवित्र काम में भी हमें योगदान दें और हर बच्चा स्कूल जाए, आपके गांव का, आपके गली का, आपके मोहल्ले का, इस अभियान में भी आप सरकार को साथ दें। मित्रों, मैं एक बार फिर आप सबको आह्वान करता हूं, आइए मध्य प्रदेश में पैसा लगाइए, अपना उद्योग लगाइए, एक है तो दूसरा लगाइए, दो है तो तीसरा लगाइए। आसपास जो हमारे नौजवान हैं उनको और मार्गदर्शन कीजिए, प्रेरित कीजिए। मैं मध्य प्रदेश बदलना चाहता हूं, उसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। मित्रों, मैं केवल इतना आपको कहना चाहता हूं कि लघु और कुटीर उद्योगों की देखभाल सचमुच में बच्चों की तरह करने का मैं प्रयास करूंगा, बच्चों की तरह करने का मैं प्रयास करूंगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में आपको कह रहा हूं, इसलिए आप लगाइए उद्योग, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना योगदान दीजिए। मैं आत्मविश्वास से भी भरा हूं और आपको भी आत्मविश्वास से भरा हुआ देख रहा हूं। आओ मिलकर एक नया मध्य प्रदेश खड़ा कर दें, एक नया मध्य प्रदेश बना दें। यहाँ गरीबी नहीं होगी, यहाँ बेकारी नहीं होगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सपनों और संकल्पों को पूरा करता हुआ मध्य प्रदेश, और मैं मानता हूँ असंभव नहीं है। मैंने कहा जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकल नहीं पड़ता है। स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श रहे हैं और वो हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अमरानंद का भागी है, अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो ना कर सके। इसलिए निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, और उस शक्ति को पहचान के उद्योगों की दिशा में आगे कदम बढ़ाओ। मित्रों, हम बहुत जल्दी अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से ऐसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं जो दुनिया के नंबर 1 के राज्यों की बात में खड़ा हो जाए। उस सपने को साकार करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। मित्रों, आप सबका सहयोग चाहिए। हम मिलकर ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करके दिखाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आइए मेरे साथ, क्योंकि ये परिवार है हमारा, मध्य प्रदेश का परिवार, मेरे साथ संकल्प लीजिए कि ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और लघु उद्यमियों, ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार अपना जय मध्य प्रदेश हो जाए। जय मध्य प्रदेश, जोर से जरा, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस मंच से बहुत सारी परियोजनाएं, नई घोषणाएं की, जिससे एक बहुत ही अनुकूल और सक्रिय वातावरण तैयार किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और साथ साथ उन्हें वित्तीय सहायता कैसे दी जाए, सभी अवरोधकों को दूर करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कोशिश है। उन्होंने साथ साथ सभी से आह्वान भी किया कि सभी मिलकर आगे आएँ और मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। और